नमस्कार, आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और जैसे कि हर हफ्ते हम आपके लिए एक निवेश रणनीति लेकर आते हैं, आज भी हम आपको बताएंगे कि बाजार के उतार चढ़ाव में आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए सबसे सही निर्णय क्या लेना चाहिए। पोर्टफोलियो बदलना चाहिए, निवेश बढ़ाना चाहिए या आपको निवेश बदलना चाहिए। तो शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट जैसे लक्ष्य नजदीक आए और बाजार में गिरावट ने बढ़ाई चिंता, तो हम बताएंगे कैसे बदले लक्ष्यों की रणनीति। गाड़ियों में क्या पसंद आ रहा है भारतीयों को, महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती कौन सी गाड़ी खरीदने का है मौका। बिना जोखिम रिटायरमेंट के लिए कैसे जुटाएं कॉर्पस, बताएंगे आपको आज। साथ ही हम आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन जुड़ा कोई भी सवाल हो तो अपना सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, यहाँ पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। चलिए, तो आज हम सबसे पहले बाजार के उतार चढ़ाव में आपके जो लक्ष्य नजदीक आ रहे हैं उनको लेकर आपको क्या करना चाहिए। उसमें सिर्फ अहम है रिटायरमेंट का लक्ष्य और आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का लक्ष्य, क्योंकि आपने इन तमाम लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए तो रणनीति बनाई होगी। लेकिन अब जैसे बाजार का उतार चढ़ाव सामने आ रहा है, आपको किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को उसके एलोकेशन को बदलना चाहिए, इस पर हमारा फोकस होगा। सबसे पहले आनंद रांची वेल्थ के डिप्टी CEO फिरोज अजीज हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और फिरोज, बताना चाहेंगे दर्शकों को कि आप पर्सनल छुट्टी पर हैं और पेरिस से ये शो लाइव कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने व्यस्त होने के बावजूद भी हमारे लिए समय निकाला। लेकिन ये मुझे एक और सवाल पर ले जाता है, वो ये है कि दुनिया भर के बाजार, हमारा बाजार इतने उतार चढ़ाव के बीच हैं, तो आपने ये डिसाइड किया कि आप छुट्टी पर चले जाएं और बाजार की चिंता को फिलहाल छोड़ दें। ये आपने कैसे मन बना लिया? ये इसकी सलाह मुझे भी चाहिए, दर्शकों को भी चाहिए। कविता जी, एक्चुअली मेरा पेरिस का ट्रिप एक कॉन्फ्रेंस से चालू हुआ, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस से। फिर मैंने कहा अब इधर तक पहुंचे हैं तो 8-10 दिन की छुट्टी भी मना ली जाए। और मार्केट का उतार चढ़ाव, यहाँ की ग्लोबल पर्सपेक्टिव लेने के लिए मैं आया था। मैंने कहा कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव थोड़ी ग्लूमी थी, तो मैंने कहा थोड़ी खुशियां मनाई जाएं, वरना मार्केट ने तो दुख दिया ही है टेम्पररीली। तो दैट्स हाउ आई प्लान द हॉलिडे। बिल्कुल, चलिए, बहुत अच्छा लगा। कोई तो यहाँ पर छुट्टी मना रहा है और बाहर जा रहा है। लेकिन चलिए, शो की शुरुआत करते हैं। और आज काफ़ी अहम मुद्दा हम चर्चा में लाए हैं आपके साथ, क्योंकि बाजार का उतार चढ़ाव तो इसकी फितरत है। लेकिन ऐसे समय में बहुत लोगों ने अपने कुछ लक्ष्यों के लिए रणनीति बनाई होगी, और हो सकता है फिरोज उन लक्ष्यों को पूरा होने में कुछ ही साल रह गए हों, मान लीजिए 3 साल या 5 साल। अब ऐसे में अमूमन हम कहते हैं कि जब भी आपका लक्ष्य नज़दीक आ रहा हो तो आपको अपना एलोकेशन थोड़ा बदल देना चाहिए। लेकिन जिस तरह की गिरावट यहाँ पर हम देख रहे हैं बाजार में, और अगर आपके कोई अहम लक्ष्य हैं, रिटायरमेंट है, बच्चों की पढ़ाई है, तो अपने पोर्टफोलियो में अहम बदलाव कैसे आपको लाने चाहिए। आपका पोर्टफोलियो क्या फिलहाल अगर घाटे में चला गया है तो क्या आपको इंतजार करना चाहिए? यस कविता जी, पहले तो आपने जो एक शब्द यूज किया कि मार्केट की फितरत है, ये बहुत सही अल्फाज यूज किए आपने कि मार्केट की उतार चढ़ाव एक फितरत है। तो मार्केट से अगर पैसे कमाने हैं तो इस फितरत को आपको समझना होगा, उसको अपनाना होगा, उसको लगाना होगा, तभी जाके वेल्थ क्रिएट हो सकती है मार्केट में। अगर ये आप नहीं कर पाएंगे तो कभी भी पैसे नहीं बना पाएंगे। अब इसके लिए मैं ये फितरत जो वर्ड है मेरे जहन में बैठ गया। मैं थोड़ा डेटा भी देना चाहूंगा कविता जी, टू सब्सटैंशिएट योर पॉइंट। 21 साल का डेटा हमने देखा और मार्केट ने हर फाइनेंशियल ईयर में ऊपर से लेके नीचे तक जो लेवल की हाई, मतलब पीक से लेके ट्रफ जिसको कहते हैं, 20% की एवरेज गिरावट हर फाइनेंशियल ईयर में आई है और 299 दिन लगे हैं इसको रिकवर करने के लिए। मतलब 9 से 10 महीने लगते हैं मार्केट को रिकवर करने के लिए। इन चीज नहीं है, मार्केट कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती है गिरने के लिए, साल भर में एक बार, फिर उतनी तेजी से 8-10 महीनों में ऊपर आती है।
अगर आज की गिरावट हम देखें तो अक्टूबर से गिरावट चालू हुई है, 18,600 से आज 7 महीने हो चुके हैं और मार्केट 15,300 पे आज क्लोज हुई है। सो पॉइंट वन, इसको जहन में रखना एक निवेशक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माना कि रेपिटेटिव होगा, बट ये लोग कर नहीं पाते, इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। पॉइंट वन। पॉइंट टू, आज जो है हर मौका मार्केट की गिरावट का अनोखा होता है। कोई भी दो चीजें, दो सर्कमस्टांस सिमिलर हो ही नहीं सकती इन्वेस्टमेंट की टाइम फ्रेम में, क्योंकि इतने सारे मूविंग पार्ट है। जैसे एरोप्लेन में कहते हैं कि 10 लाख पार्ट है, वैसे ही इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में बहुत सारे पार्ट्स हैं, मूविंग पार्ट्स हैं। तो कोई भी एक समय दूसरे समय से आइडेंटिकल नहीं होता है। तो इस समय की अगर मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊं जिसकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी लगती है रादर देन एडवर्सिटी, क्योंकि आज हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ है 7.2%, 20 सालों की एवरेज 5.8% है, मतलब इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। दूसरी बात यह है कि जो कॉर्पोरेट्स हैं, हमारी जो कंपनियां हैं, इस साल भी उनकी कमाई में इजाफा 10 से 15% का इजाफे की उम्मीद है। घटत की उम्मीद नहीं है, इजाफे की उम्मीद है। लास्ट ईयर 45% से बढ़ने के बावजूद इस साल भी 10 से 15% बढ़ने की उम्मीद, सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट है। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट, जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जीएसटी की टैक्स कलेक्शन इंडिया में 27% बढ़ी है। 27% बढ़ने का यह मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी अच्छी तरह कोविड के बाद रिकवर हुई। चौथा, जो ब्याज दरें बढ़ रही हैं उसकी वजह से कॉर्पोरेट्स को इतना घाटा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने उधार पहले से 3-4 साल से वो डीलेवरेज करने, उधार वापस चुका चुके हैं। तो ये 4 पॉजिटिव्स की वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी, जो ग्लोबल इन्फ्लेशन की वजह से और रशिया यूक्रेन की जो क्राइसिस है, वॉर की जो टेंशन है, उसकी वजह से आई है, वो पॉजिटिव सेंटिमेंट मैं मान के चलता हूं। क्योंकि साल भर में 2 साल बाद अगर आप मुड़ के देखेंगे तो इसको आप कहेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी थी, ना कि एडवर्सिटी। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक एक करके लक्ष्यों को लेते हैं। मान लीजिए कोई अगर रिटायर होना वाला हो 3 साल में, 5 साल में, अब ऐसे तो इनकी पूरी जिंदगी की पूंजी है जो इन्होंने लगाई होगी, जो इन्होंने इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्लान किया होगा। अब अगर ये अपने पोर्टफोलियो में कोई घाटा देख रहे हैं इक्विटी में खास तौर से, तो अब क्या निवेश बढ़ाने का वक्त है और उसके बाद ये निकलें, या आपको लगता है कि जस का तस फिलहाल रहने दे, 2 साल अगर हैं आपके पास तो देख लें? यस कविता जी, देखिए इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से ऑलरेडी 12 से 13% की गिरावट आ चुकी है। अगर हम एवरेज 20% माने हर साल की, तो और 5-7% की अगर आप गिरावट को सहन कर सकते हैं, तो आपको एटलीस्ट जो पैसे लगे हुए हैं उसको तो बने रखना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आधे पैसे जो डलने हैं वो आप आधे पैसे इमीडिएटली डाल सकते हैं, और बाकी जो बचे आधे पैसे हैं वो 10% की किश्तों में, 5 किश्तों में पैसे लगा सकते हैं। तो ये हो गई नए पैसे की रणनीति। कमिंग टू योर क्वेश्चन, सॉरी कविता जी, आई विल टेक दैट क्वेश्चन नाउ, कि आज अगर इक्विटी में घाटा देख रहे हैं तो बिल्कुल ना डरें। अगर आपके पास 2 साल से ज्यादा अधिक समय है तो इससे अच्छा मौका आपको एग्जिट का मिलना चाहिए, 90% संभावना है। पॉइंट टू। पॉइंट थ्री, जब भी अगर ऐसी मार्केट गिरे तो आप अपने पोर्टफोलियो को क्लीन करने का हमेशा मौका देखें। कोई भी तूफान आता है तो घर साफ करें, तो तूफान जाएगा। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, क्लीनलीनेस करने से आपके जो लॉसेस बुक होंगे और अच्छी स्कीमों में जाएंगे, वो लॉस को आप टैक्स के क्रेडिट की तौर पे यूज कर सकते हैं अगले 8 साल तक। उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म लॉस। लॉन्ग टर्म लॉस आपके डेट फंड्स को भी टैक्स फ्री करने की क्षमता रखता है, रियल एस्टेट को भी टैक्स फ्री करने की क्षमता रखता है। तो ऐसे मौके पे हमेशा अपनी स्कीम्स को बेहतर कर लें। जो पुरानी स्कीमों से लॉस आता है वो आप लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं अगले 8 साल में। सो दिस गुड अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अ टैक्स स्टैंड पॉइंट, गुड अपॉर्चुनिटी फॉर कैश इन हैंड, और फॉर इक्विटी ऑलरेडी इन्वेस्टेड, उनको होल्ड करें। 2 साल का समय हो तो आपको आज कोई भी पैक करने की जरूरत नहीं। अब ऐसे में अगर एसेट एलोकेशन हम थोड़ा सा बदले भी, तो अब एक स्टैंडर्ड बदलाव क्या किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ एसेट क्लासेस? कविता जी, हैंड ऑन हार्ट अगर मैं बताऊं, आज मेरे पोर्टफोलियो में अगर जो भी डेट है वो डेट को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। और अगर मेरे 5 साल की अवधि के ऊपर के गोल्स हैं, जो कि पूरे मेरे गोल्स और जो वेल्थ है वो 5 साल, 10 साल, 20 साल की इन्वेस्टिंग टाइम फ्रेम है, इसीलिए उसका प्रोपोर्शन मैं 80% इक्विटी, 20% डेट रख रहा हूं। अगर किसी का 3 से 5 साल का समय है तो वो 70-30 कर सकते हैं, 70 इक्विटी, 30 डेट।
डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में, उसको जीरो नहीं करना है, ना तो 10% करना है, क्योंकि उधर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ब्याज दरें बढ़ चुकी हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आज इंटरेस्ट देती है म्यूचुअल फंड के माध्यम से, अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड खरीदते हैं तो 6.5% पोस्ट टैक्स आने की उम्मीद है, जो कि हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट के इंडिविजुअल के लिए 10% की एफडी के मुकाबले जीत जाता है। सो 70-30 फॉर 3 to 5 years, 80-20 फॉर अबव 5 years, ये प्रोपोर्शन रहेंगे कविता जी हमारे हिसाब से। तो रिटायरमेंट की तो हमने बात कर ली, लेकिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो कि एक अहम लक्ष्य होता है माता पिता के लिए, और यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि रुपया भी कमज़ोर हो गया है। अब 1 से 2 सालों में अगर आपके बच्चों ने विदेश जाना है पढ़ाई करने के लिए, तो किस तरह से अपनी जमा पूंजी को आपको निकाल लेना चाहिए इक्विटी में? क्या ये वही समझाइश होगी जो आपने पहले दी? यस कविता जी, बट जो आपने दो बहुत अहम मुद्दे उठाए, जो कि रुपये की डेप्रिसिएशन, और अगर आप बाहर बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो ग्लोबल इन्फ्लेशन। आज अगर मैं 2 साल बाद पेरिस आ रहा हूं तो महंगाई देख रहा हूं तो फर्क दिख रहा है, 20%, 25%, हर चीज महंगी हो चुकी है। तो ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो काफी इंपैक्ट करेगा 8-10 साल में, जो कि नहीं था। लास्ट 15-20 सालों से इन्फ्लेशन ना के बराबर था। अगर बच्चों को आपको यूके भेजना है, इटली भेजना है, या फिर यूएस भेजना है, तो महंगाई बढ़ी नहीं रही थी। स्कूल की फीस यूं की त्यों थी 10-15 साल के लिए, बट लास्ट 1.5-2 साल से कोविड के बाद काफी महंगाई बढ़ रही है। तो ये दो चीजों को नजर रखना है। बेसिकली कोई भी गोल होता है, उसके 4 इनपुट्स होते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी टाइम फ्रेम क्या है, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आपकी लिक्विडिटी क्या है। इस 4 इनपुट्स के माध्यम से 2 आउटपुट निकलते हैं। आपकी एसेट एलोकेशन क्या है और आपका स्कीम सिलेक्शन क्या है। ये 2 आउटपुट निकलते हैं, और 4 इनपुट लगाने पड़ते हैं मॉडल में, तो 2 आउटपुट निकलते हैं कविता जी। ऑलराइट, अब इस मौजूदा समय में किसी को अगर इस तरह के लक्ष्य बांधने हो, प्लानिंग में क्या बदलाव करना चाहिए वो तो हमने बता दिया, लेकिन इस मौजूदा समय अगर कोई अपनी प्लानिंग की शुरुआत करना चाहता है तो ये तो सबसे अच्छा मौका होगा, सबसे अच्छा टाइम होगा उनके लिए। फिरोज? कविता जी, बिल्कुल बेहतरीन समय होगा किसी को शुरुआत करने के लिए। हमने ये देखा कि 2008 में जिसने शुरुआत किया, 2013 में जिसने शुरुआत की, 2020 में जिसने शुरुआत की, उनकी आज अगर आप एसआईपी रिटर्न्स देखते हैं वो काफी अच्छी है, 15, 17, 18% भी है। अगर नॉर्मल समय में स्टार्ट करते हो तो 12, 13, 14 की उम्मीद कर सकते हो। ऐसे समय में अगर एग्रेसिवली स्टार्ट करते हो तो 2% एक्स्ट्रा कंपाउंडेड रिटर्न की आप जरूर उम्मीद कर सकते हो। अगर आप एसआईपी कंसिस्टेंटली कर पाओगे और वॉलेटिलिटी चलती जाए, तो वॉलेटिलिटी इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, एंड यू विल बी कैपिटलाइजिंग ऑन इट इफ यू बिगन नाउ। चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ पे अब आगे बढ़ना चाहिए, और फिरोज आप पेरिस में हैं, आपका बहुत सारा समय भी हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन बहुत दर्शक हैं जो आपके लिए अलग से सवाल भेजते हैं और आपसे ही सलाह चाहते हैं। राजेश कुमार साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजेश जी? जी जी मैम, नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं सोनीपत हरियाणा से बात कर रहा हूँ। बताइए सर, आपने घर बनाना है और बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए, है ना? जी मैम, मैं 15 साल के लिए मैं करना चाह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट। घर कहाँ बनाएंगे सर? घर में सोनीपत में ही बनाना चाह रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और 2 करोड़ रुपए जो आपने राशि डिसाइड की है, ये आपके लिए काफी होगी, है ना? ये कम नहीं पड़ेगी? जी जी मैम। बहुत बढ़िया। ये निवेश आप कब से कर रहे हैं? मैम मैं 2 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जो मैंने आपके पास स्कीम्स ली थी मैं, और मैं 10,000 रुपए और ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मेरे को पता नहीं चल पा रहा था मैं किस स्कीम में ऐड करूँ किस में नहीं। अच्छा, आपने यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड क्यों जोड़ा है? वो मैम पैसिव फंड था, मगर इसको जोड़ लेते हैं वैसे ही। तो आपके पास तो अच्छा खासा समय है, तो पैसिव फंड जोड़ने के पीछे कोई खास वजह? नहीं, कई बार एक्सपर्ट ओपिनियन सुनते हैं मैम, न्यूज चैनल पे बताते हैं एक्सचेंज रेशो कम होता है, यूटीआई पैसिव फंड में इन्वेस्ट करिए। जी जी मैम। वैसे आप समझते हैं ना एक्टिव और पैसिव फंड्स कैसे कामकाज करते हैं, कैसे मुनाफा कमा कर देते हैं? जी जी मैम, थोड़ा बहुत समझता हूँ। चलिए फिरोज, आपके पास आते हैं, बताएं इनके पोर्टफोलियो में अब क्या बदलाव कर लेने चाहिए? क्या थोड़ा सा एग्रेसिव इनका पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है क्या, कंसिडरिंग हमारे पास 15 साल हैं अभी?
कविता जी, ऑफ कोर्स इनका पोर्टफोलियो थोड़ा एग्रेसिव बनाया जा सकता है। इनको अपनी एसआईपी स्टेप अप करनी पड़ेगी, 40,000 तक ले जाना पड़ेगा, तब जाके इनका 2 करोड़ का लक्ष्य पूरा हो सकता है। बट राजेश जी को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर ये घर खरीदने की सोच रहे हैं तो होम लोन कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि आपको जो इतने साल हैं आप अपने खुद के घर में रहते हैं तो एक संतुष्टि रहती है। और घर एक मैं उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं मानूंगा, एक इंसान को, जैसे हम इंडिया में उस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से आए हैं, तो रोटी कपड़ा मकान, तो अगर मकान खरीदना ही चाहते हैं तो डाउन पेमेंट का प्रबंध करें और लोन लें, क्योंकि उससे सस्ता लोन नहीं मिलता है। तो वो लोन भी लेंगे तो एक एसेट क्रिएट होगी, उसकी डेप्रिसिएशन नहीं होती है रियल एस्टेट की लॉन्ग टर्म में, अगर रिटर्न ज्यादा भी नहीं आए। सो दैट्स पॉइंट वन। आप पूरी अमाउंट इकट्ठा करने जाएंगे तो आपका घर का जो आनंद है वो 10, 15, 20 सालों के लिए डिले हो जाएगा। तो उसको आप एडवांस करें और डाउन पेमेंट की अमाउंट्स को अरेंज करें। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, आपकी स्कीम्स में बदलाव करना है। कविता जी ने नफ्स पकड़ी पोर्टफोलियो की, पैसिव फंड लिया है आपने। पैसिव में मेरे हिसाब से अगर आप अच्छी स्कीम्स कविता जी का शो देख के लेते हैं तो 2% एक्स्ट्रा रिटर्न पर एनम कमाना इतना कठिन नहीं है। माना कि 100% गारंटीड नहीं है, बट 1.5-2% मेरे तजुर्बे में आया है अच्छी स्कीमों में, तो आप उसको जाने ना दें। कॉस्ट के बाद भी एक्टिव मैनेजमेंट, अगर चुनाव अच्छा किया जाए तो मिल सकता है। तो पैसिव फंड में आपको निफ्टी से ज्यादा रिटर्न कभी नहीं मिल सकती, थोड़ी सी कम ही मिलेगी क्योंकि उसके कॉस्ट होते हैं। सो दैट्स पॉइंट टू। पॉइंट थ्री, आपको अपने पोर्टफोलियो में थोड़े से बदलाव करने हैं, वो मैं बता देता हूं आपको। आपके जो फंड्स हैं, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, यूटीआई निफ्टी इंडेक्स जिससे हमने बात की, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ये 3 स्कीम्स आपको एग्जिट करनी है। और आपको नई स्कीम सुझा देता हूं। कॉन्ट का जो टैक्स सेवर है वो छोटा स्कीम है, वो ईएलएसएस स्कीम को रिप्लेस कर सकता है, एक्सिस को रिप्लेस कर सकता है कॉन्ट टैक्स सेवर। आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, एक गौरव गोयल जो है फंड मैनेजर, वो यंग से फंड मैनेजर हैं, वो फोकस्ड पोर्टफोलियो चलाते हैं, बहुत अच्छा फंड मेरे हिसाब से पॉइज्ड है फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी एक मिड कैप स्कीम होगा। एसबीआई कॉन्ट्रा, जो दिनेश फंड मैनेजर हैं, ये कॉन्ट्रेरियन बेट लेते हैं आज की मार्केट की स्थिति में। ये पोर्टफोलियो विल बी वेरी कंटेम्पररी, सो यू कैन ऐड दीज राजेश जी टू योर पोर्टफोलियो। ऑलराइट राजेश जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आई हो। अभय सिंह हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अभय जी नमस्कार। अभय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभय जी नमस्कार, आपका सवाल ले रहे हैं हम शो पे। हेलो, मुझे आपकी आवाज आ रही है अभय जी। ये निवेश पोर्टफोलियो कब से बनाया है? मुझे चलिए, शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है, एक बार फिर से इनको डायल करने की कोशिश करेंगे। फिर वो सवाल आपके पास है और इन्होंने कुछ स्कीम्स अपने पास इकट्ठा की हुई है और बेसिकली बेटा और बेटी की पढ़ाई, हायर एजुकेशन, शादी और खुद का रिटायरमेंट का लक्ष्य है जो इन्होंने तय किया हुआ है। काफ़ी प्लान वे में इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया है, एटलीस्ट जो जानकारी दी है उसके मुताबिक तो यही समझ में आ रहा है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्होंने निवेश किया हुआ है। अभय जी, आपको मेरी आवाज़ अभी आ रही है? हाँ, मिल रही है। मुझे ये बताएं कि आपने ये पोर्टफोलियो कब से बनाया है? वैसे मैं म्यूचुअल फंड में पिछले 10 सालों से निवेश कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कई बार इसमें से विड्रॉ भी कर लिया था। अच्छा। तो पिछले सालों से मैं लगातार निवेश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, आपने 10 लाख रुपए की गाड़ी ये लिखी हुई है, आप इतने बजट पे रुकेंगे 8 साल के बाद? हाँ यस मैडम, मेरे पास ऑलरेडी गाड़ी है और ये मैं नेक्स्ट गाड़ी के लिए अपने तो नेक्स्ट गाड़ी के लिए 10 लाख ही है ना, क्योंकि 8 साल के बाद आप बोल रहे हैं। मेरे यस मैडम, यस। ठीक है, फिरोज बताएं। आई थिंक अभय जी को पॉइंट 1 ये करना चाहिए कि जो इनके इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे 6 डिफरेंट गोल्स हैं, बहुत अच्छे इन्होंने प्लान किया हुआ है और काफी बाइफर्केट करके गोल्स पे थोड़ा तवज्जो दिया है। जैसे आपने एक कार का गोल निकाला कविता जी, तो 10 लाख रखा है, शायद वो अपग्रेड के लिए रखा है, ये पुरानी गाड़ी बेचेंगे तो गोल में ठीक ठाक इन्होंने बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के लिखा है, पॉइंट 1। और 4 साल से लगातार कर रहे हैं, पहले 10 सालों से कर रहे थे, पहले 6 साल में डाला है, निकाला है। वो आई थिंक वो सब अपने अपने गलतियों से सीखते हैं। लास्ट 4 साल से अभय जी आप बहुत सही राह पे हैं, कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट कर रहे हैं और मार्केट ने लास्ट 2-3 सालों में काफी उतार चढ़ाव दिखाया, उसकी वजह से एसआईपी की रिटर्न्स अच्छी दिखेंगी आपको फ्यूचर में चलते हुए। सो दैट पेशेंस विल पे इज द पॉइंट।
आपकी जो पोर्टफोलियोज को हमने जब एनालाइज किया तो 55% आपका इक्विटी में है, 45 डेट में है। मेरे हिसाब से 29 साल की उम्र में करंट मार्केट स्थिति में और आपकी जो गोल की प्लानिंग है उसके हिसाब से 55% इक्विटी कम माना जाएगा, क्योंकि आप एक मुश्त निवेश नहीं कर रहे, आप स्टैगर करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 80% को इक्विटी में डालें तो आपकी 2-3% से 1-1.5-2% से एटलीस्ट रिटर्न लॉन्ग टर्म की बढ़ जाएगी। इस एक निर्णय से आपका कॉर्पस जो है, इकट्ठा होने वाला कॉर्पस दुगना हो सकता है अगले 15-20 साल में, ये निर्णय से कि एसेट एलोकेशन को 55 से 80 पे ले जाना है आपको। ये मेरी सलाह होगी अभय जी आपको। ऑन द स्कीम साइड आई थिंक आपने अच्छी स्कीम की सिलेक्शंस की हैं, आपको थोड़े बदलाव जरूर दे दूंगा मैं। एक्सिस का जो फंड है कैप का, वो आपको एग्जिट करना है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एग्जिट करना है। निपॉन इंडिया फार्मा फंड एक सेक्टोरियल फंड है, और सेक्टोरियल फंड्स हमने देखा है कि लंबी अवधि में उतनी की उतनी रिटर्न देते हैं, बट रिस्क काफी ज्यादा लेते हैं। छोटी अवधि के लिए सेक्टर फंड्स बहुत अच्छे होते हैं, तो एंट्री भी प्लान करनी पड़ती है, एग्जिट भी प्लान करना पड़ता है। ये दोनों तीरें निशाने पे लगती हैं, तब जाके पैसा बनता है सेक्टोरियल फंड्स में। सो दैट्स वन मोर स्कीम व्हिच यू हैव टू एग्जिट। मिराय एसेट फोकस फंड को भी आप एग्जिट करें। और एंट्री की स्कीम्स आईसीआईसीआई फोकस्ड, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, डीएसपी equity opportunities. Quickly, I've told you these 5 which can replace your 4. कुछ पूछना चाहते हैं आप फिरोज को? यस मैडम, मेरी आई एक्चुअली नॉट 29, 39 है मेरी एज। हाँ, पर वो कोई सवाल है आपका? हाँ, मेरा ये सवाल है कि मैं 39 इयर्स, मैंने ठीक पकड़ा था एक्चुअली। 39 में 80% इक्विटी रखना मुनासिब है मेरे हिसाब से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल भास्कर का लेंगे हम। इनकी उम्र 42 साल की है और 15 साल के बाद इनको 2 करोड़ रुपए चाहिए। मेरे ख्याल से इनका भी जो मकसद है वो शायद रिटायरमेंट का ही होगा, बहरहाल उस पर क्लैरिटी नहीं है, पर निवेश की शुरुआत कर चुके हैं, करना चाहते हैं, उसकी जानकारी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन 15 साल का समय और अगर हम रिटायरमेंट का ही एक लक्ष्य पकड़ के चले तो कितना निवेश करना होगा 2 करोड़ के लिए अभी इनको? देखिए कविता जी, इनको ना 40,000 रुपीज की पर मंथ की एसआईपी चाहिए होगी आज से, या फिर इनको अगर 10% स्टॉप एसआईपी करना चाहते हैं, हर साल 10% से बढ़ सकते हैं, तो 27,000 से भी अगर शुरुआत हो एसआईपी की तो हो जाएगा 2 करोड़ का अमाउंट 12% की रिटर्न पे। मेरे हिसाब से 14% की भी रिटर्न आ सकती है, हिस्टोरिकली 18 की भी आई है, 17 की भी आई है, तो 12 एक कॉन्जर्वेटिव एस्टिमेट में 27,000 से स्टार्ट करके हर साल 10% से बढ़ाएंगे तो आप अपना लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। तो कविता जी, इस सवाल में एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है हर इन्वेस्टर के लिए। अगर आपको एसआईपी को कांस्टेंट रखना है तो 40,000 की जरूरत है। अगर आप 10% से स्टेप अप कर सकते हैं तो 27,000 से भी आप शुरुआत करके उतनी की उतनी अमाउंट आप इकट्ठा कर सकते हैं 15 सालों में। दैट्स द गुड न्यूज। सेकंड पार्ट, आपको ये करना है कि आज की जो आपकी 69,000 की आई है उसमें से 27 करना फिर भी मुनासिब है, क्योंकि वो 30% से थोड़ा ज्यादा होता है। ऑफ कोर्स 30%, 38%, 37% होता है, वो फिर भी इंसान सोच सकता है। उससे ज्यादा 40,000 रुपीज की उम्मीद करना 69,000 की करंट इनकम पे विल नॉट बी अ फेयर एडवाइस और रिकमेंडेशन। और एक और चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है, इन्होंने 42 साल में शुरुआत की है अपने इन्वेस्टमेंट की। अगर यही प्लानिंग ये अगर 30 में कर लेते फिरोज, तो कितना कम होता है एसआईपी का अमाउंट? देखिए, अगर आप 12 साल एडवांस कर देते हैं तो एसआईपी अमाउंट ऑलमोस्ट 5 से 6 हजार में इनकी 5 से 6 हजार प्लस 10% स्टेप अप में ये काम हो जाता। अगर ये 30 की उम्र से यही 2 करोड़ का गोल प्लान करते तो 27,000 से सीधे 5 से 6 हजार प्लस 10,000 रुपये 10% इंक्रीमेंट एवरी ईयर वुड हैव गॉट हिम टू 2 crores इन टोटल 27 years। क्योंकि आज 15 साल ही बाकी हैं, 12 साल पहले करते तो कुल मिला के 27 साल की इन्वेस्टिंग हो सकती थी। तो इसीलिए स्टार्टिंग अर्ली, दैट्स द पॉइंट आई थिंक यू आर ट्राइंग टू मेक, कविता जी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, भास्कर तो फोन लाइन पर हमारे साथ है नहीं, वरना और विस्तार से अगर इनको सवाल पूछने होते तो हम इनको गाइड कर पाते। लेकिन फिरोज, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। बहुत अच्छा लगा कि आप व्यस्त होने के बावजूद भी शो पर शिरकत कर पाए। एंड यू हैव अ लवली वेकेशन। थैंक यू सो मच। इट्स माय प्रिविलेज टू बी ऑन योर शो, कविता जी। थैंक यू फिरोज, थैंक यू। चलिए, इसी के साथ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार बताएंगे कि इस माहौल में अगर आप
गाड़ी खरीदने का इरादा है तो आपको किस पर दाव लगाना चाहिए। लेकिन मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले एक नंबर आपकी स्क्रीन पर छोड़ देती हूं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहां पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। आप अपने सवाल चाहे तो वीडियो के रूप में भी शूट कर सकते हैं। वीडियो इस नंबर पर अपलोड कर दें, हम ये वीडियो स्क्रीन पर दिखाएंगे और हमारे एक्सपर्ट करेंगे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। मिलती हूँ आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद।